हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकी कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड क्लास 11th का अकाउंटेंसी का जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर का सेट 1 करेंगे। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों के एग्जाम्स के लिए जैक ने जो है सारे सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर को डाल दिया है। अगर आपने अभी तक उन मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके आप अपने सारे सब्जेक्ट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका वीडियो और इसका जो पीडीएफ है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे ही दे दिया करूंगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग क्लास 11th के, मैं आपके सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो हूँ वो कंटिन्यूसली अपने चैनल पे लाता रहूँगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मॉडल पेपर्स को करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं मॉडल पेपर्स के बेस पे आप लोगों को एग्जाम जो है पूछा जाएगा। मैं सारे सब्जेक्ट्स का एक एक मॉडल पेपर का एक एक सेट का एक एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी और आसान शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं और एग्जाम में आप लोगों का 100 में से 100% मार्क्स यानी 40 में से 40 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को सारे सब्जेक्ट से बनेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो आओ, पहला क्वेश्चन में बोला गया है कौटिल्य ने पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य रोट ए बुक। इन चारों में से कौन सा बुक्स है जिन्हें कौटिल्य ने लिखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौटिल्य ने बुक लिखा था अर्थशास्त्र, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है लेखांकन सतर्कतापूर्ण एवं कुशल ... पर आधारित है। बोला गया है अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड इफिशिएंट। अकाउंटिंग जो है वो किस पे जो है केयरफुल और इफिशिएंट में बेस्ड होता है? तो ये बेस्ड होता है बुक कीपिंग सिस्टम पे, यानी पुस्तक पालन प्रणाली पर ये बेस्ड होता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है पुस्तकों के एक सेट में सभी व्यावसायिक लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने की कला को कहा जाता है। बोला गया है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन ए सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। यानी बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं आप उन सारे ट्रांजेक्शंस को सिस्टमेटिक तरीके से, कौन से तरीके से? सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप एक बुक में रिकॉर्ड करते हो तो आप उस बुक के क्या कहोगे? अकाउंटिंग कहोगे, बुक कीपिंग कहोगे, लेजर कहोगे या ऑल ऑफ दिस? तो याद रखना उसे कहा जाता है बुक कीपिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक कीपिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं ताकि अच्छा से दिखाई दे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है पुस्त पालन का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। ए बुक कीपिंग का जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन ए पे बोला है लेन देनों का पूर्ण अभिलेखन करना, यानी कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑप्शन बी व्यवसाय पर वित्तीय प्रभावों का निर्धारण करना। बोला गया है एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल एफर्ट्स ऑन द बिजनेस। सी पे बोला गया है समंकों एवं विश्लेषणों का निर्वाचन करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी। ठीक है, दोनों आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, क्योंकि ये जो बुक कीपिंग होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये दोनों है। ठीक है, ये भी है और ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है लेखांकन मुख्य कार्य है। बोला गया है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए अकाउंटिंग इज। जो एक अकाउंटिंग होता है उस अकाउंटिंग का एक प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन होता है, इसका आंसर होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा अकाउंटिंग का मुख्य फंक्शंस बोला है तो व्यवसायिक व्यवहारों के अभिलेखन एवं वर्गीकरण करना, यानी रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बी, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे 6 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोला गया है परंपरागत खाते कितने प्रकार के होते हैं? ट्रेडिशनल अकाउंट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। इसको थोड़ा मैं आप लोगों को डिटेल्ड में बता देता हूं ताकि याद रहे। ये जो ट्रेडिशनल अकाउंट्स होता है, ट्रेडिशनल अकाउंट्स में दो अकाउंट्स आते हैं। एक होता है आप लोगों का पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? एक पर्सनल अकाउंट्स आता है और एक आता है आप लोगों का इम्पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? इम्पर्सनल अकाउंट्स।
ठीक है। अब ये जो पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट होता है, इम्पर्सनल अकाउंट्स में आपका दो अकाउंट्स आता है। इम्पर्सनल अकाउंट्स में दो अकाउंट्स आता है। एक आता है आप लोगों का रियल अकाउंट, ठीक है, और एक आता है हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली यही बोला गया है यहाँ पे, इसी को ट्रेडिशनल अकाउंट्स बोला गया है। बोला गया है जो ट्रेडिशनल अकाउंट्स होता है वो कितने तरीके का होता है, तो 3 तरीके का। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, और एक आपका क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। याद रखिएगा। तो ट्रेडिशनल अकाउंट्स कितने तरीके का हुआ सर, 3 तरीके का हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ दिस फॉलोइंग। ठीक है, तो हम सभी ने जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा हुआ है, और अकाउंटिंग इक्वेशन में एक फॉर्मूला होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 8 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है कार्यालय भवन के लिए किराए के रूप में दिया गया 5,000 रुपया एक डैश 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 है। बोला गया ₹5,000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस इज एन या एज। यानी अगर मान लो आपके पास आपका जो बिजनेस प्रीमिसेस है, आपका जो बिजनेस प्रीमिसेस है उसके लिए आप जो 5,000 रुपया का रेंट पेड किए हैं वो आपके लिए क्या है, इवेंट है, ट्रांजेक्शन है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 5,000 रुपया जो आप ऑफिस के लिए रेंट पे कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन पे बोला गया है 9 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक लेजर के एक तरफ में कितने कॉलम होते हैं, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ए लेजर्स इन वन साइड। यानी एक जो लेजर होता है उस लेजर के एक साइड में कितने कॉलम्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक जो लेजर्स होता है उस लेजर्स में टोटल 8 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा कॉलम होता है, एक डेबिट साइड होता है, पहले डेट, फिर होता है आपका पार्टिकुलर्स, फिर होता है आपका जर्नल फोलियो, इसके बाद आपका अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड, और यही सेम चीज जो होता है वो क्रेडिट साइड में होता है। यानी डेबिट साइड 4 कॉलम होता है और क्रेडिट साइड 4 कॉलम, और टोटल मिल के कितना कॉलम होता है, 8। तो हमको सिर्फ यही पूछा गया है कि डेबिट साइड में कितना कॉलम होता है। तो पता चल गया सर कि डेबिट साइड में कितना कॉलम होता है, 4। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 4 कॉलम होते हैं लेजर के एक साइड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक लेजर के दोनों साइड कितने कॉलम होते हैं, तो लेजर के दोनों साइड 8 कॉलम होते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलो आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 पे, पुष्ट पालन मुख्य रूप से संबंधित है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ। इन चारों में से जो बुक कीपिंग है वो किससे रिलेटेड होता है। तो आपको याद रखना होगा बुक कीपिंग का मेन मकसद होता है वित्तीय समंकों के अभिलेखन से, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। यानी बिजनेस का जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है उन सारे ट्रांजेक्शन्स को ये रिकॉर्ड करने का काम करता है। बिजनेस के ट्रांजेक्शन को क्या करने का काम करता है, रिकॉर्ड करने का काम करता है मेरा बुक कीपिंग। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला गया है बकाया वेतन खाता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो कौन से अकाउंट में मेरा आएगा, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या नन ऑफ दिस। तो हम सबको पता है ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बेसिकली ये कौन सा अकाउंट का पार्ट होगा जी, ये पार्ट होगा मेरा पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव आउटस्टैंडिंग सैलरी किस अकाउंट का पार्ट होगा, पर्सनल अकाउंट का पार्ट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा पर्सनल अकाउंट्स, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आओ अच्छा से सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझते जाइएगा, उनके कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा। रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन को समझना है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छा से समझिएगा। 12 नंबर पे बोला गया है लेखांकन की भाषा है द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग का लैंग्वेज जो है वो किसको बोला जाता है, तो बिजनेस को अकाउंटिंग का लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लैंग्वेज को समझता है। यानी अकाउंटिंग में हमेशा हम लोग किस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो सर ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजेक्शन्स कहाँ से रिलेटेड होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, और बिजनेस के कौन से ट्रांजेक्शन्स को, जो मॉनेटरी वैल्यू के ट्रांजेक्शन होते हैं। कौन से ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी वैल्यू, यानी जिसका मनी मेजरमेंट पॉसिबल होता है, जिसको मुद्रा में माप या नाप सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, चलो अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में बैंक में नकद किस खाते के तहत आता है, कैश एट बैंक,
कम्स अंडर विच अकाउंट। बोला गया है अगर आपका पास बैंक में अकाउंट है, बैंक में खाता है, यानी कैश एड बैंक जो है वो कौन सा अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ दिस। तो देखो बेसिकली अगर आपको सिर्फ इतना बोलता कि बैंक अकाउंट क्या होता है, तो बैंक अकाउंट होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या होता है बैंक? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तब जो बैंक है वो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में जाता। लेकिन यहाँ आपको बैंक नहीं बोला, यहाँ बोला है कैश एट बैंक। तो हम सभी को पता है जो कैश एट बैंक होता है वो मेरे लिए क्या होता है, वो मेरे लिए करेंट एसेट होता है। कैश एट बैंक मेरे लिए क्या है? करेंट एसेट है। और अगर करेंट एसेट होता है तो बताओ जरा जी, एसेट कौन अकाउंट से रिलेटेड होता है? एसेट होता है आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, यानी कैश एट बैंक मेरे लिए कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट से रिलेटेड हुआ, तो रियल अकाउंट होगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलो आते जा रहा है समझ में। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस आप लोग को दोबारा समझा दूंगा। और जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल में हैं जो जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन सभी को भी जरूर वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख सके। 14 नंबर पे बोला गया है पुस्तपालन के जन्मदाता थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंटेंसी से बोला गया है द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज। बुक कीपिंग का फादर किसे कहा जाता है? कार्टर को, स्पीसियर एंड पेजलर को, लूका पेशियोली को या मार्शल को? तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लूका पेशियोली जो हैं उन्हें ही द फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें ही द फादर ऑफ बुक कीपिंग या द फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहा जाता है, लूका पेशियोली। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 15 पे बोला गया है पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? When was the first book on book keeping and accountancy got published? यानी बोला गया है, ये तो हम लोग समझ गए हैं कि बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग का पिता किसे कहा जाता है? लूका पेशियोली। अब लूका पेशियोली जो थे उन्होंने एक बुक लिखा था, वो बुक कब पब्लिश्ड हुआ था? तो वो बुक पब्लिश्ड हुआ था आपका 1494 को, याद रखिएगा 1494 को। और लूका पेशियोली बेसिकली कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुक कीपिंग या डबल एंट्री सिस्टम का जो बुक है वो कहाँ पब्लिश हुआ था? तो इटली में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। बोला गया है अस्थायी संपत्तियों में शामिल होते हैं, फिक्स्ड एसेट इंक्लूड्स। इन चारों में से कौन है जो फिक्स्ड एसेट में इंक्लूड होता है? बोला गया है सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे लिए करेंट एसेट होता है। पेड इन एडवांस, ये भी मेरे लिए करेंट एसेट होता है। डेटर्स, ये भी मेरे लिए करेंट एसेट होता है। फर्नीचर, ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट होता है। तो फिक्स्ड एसेट में क्या आएगा? इन चारों में से फर्नीचर आएगा। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है स्वामीगत कोष के अलावे संस्था के दायित्वों को कहा जाता है द ओब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज अदर देन ओनर्स फंड इज नोन एज। तो ओनर्स के अलावे, फार्म के लिए जो ओनर्स इक्विटी के अलावे जो फंड्स के लिए और जो इरेज करता है उसे लाइबिलिटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइबिलिटीज कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बोला गया क्वेश्चन नंबर 18 पे लेन देन का अर्थ है ट्रांजैक्शन मीन्स। लेन देन किसे कहा जाता है? तो देखिए जी, ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जब दो लोग आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करें। यानी आपस में दो लोग, मान लो ये ए है और ये क्या है? बी। ये दोनों आपस में क्या करें? किसी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करें। ठीक है, और एक्सचेंज का एक मॉनेटरी वैल्यू हो। क्या हो? एक मॉनेटरी वैल्यू हो, यानी उस एक्सचेंज को मुद्रा में जो है वो मापा जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी देखो माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय करना, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ मनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो आओ, ज्यादा नीचे आ गए, थोड़ा ऊपर आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धरता है उसे कहा जाता है ऑल दोज टू हुम बिजनेस वॉन्ट्स मनी आर कॉल्ड। यानी मान लो, अगर यहाँ पे मान लो ये एक बिजनेस है। क्या है जी? ये एक बिजनेस है। मुझे थोड़ा ड्राइंग बनाना नहीं आता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है चलो ये एक बिजनेस है, मान लो ये आपका बिजनेस है। क्या है? ये आपका बिजनेस है। आप एक बिजनेस के मालिक है, ओनर हो। और मान लो ये बहुत सारे लोग हैं। क्या है? ये बहुत सारे लोग हैं। देख रहे हैं मेरा ड्राइंग कमाल का है ना? हाँ ये बहुत सारे लोग हैं। मान लो ये जितने भी लोग हैं इन लोगों का पैसा लेकर के आपने बिजनेस में लगाया था।
ठीक है, इन लोगों का आपने क्या लिया था जी, पैसा लेकर के बिजनेस में आपने लगाया है। तो ये जो भी लोग हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, तो जाहिर सी बात है अगर इन्होंने आपको पैसा दिया है तो आपको इनको पैसा रिटर्न करना है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके, क्रेडिटर्स कहलाएंगे, मतलब लेनदार कहलाएंगे। क्लियर है जी, क्रेडिटर्स कहलाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रेडिटर्स। ठीक है, आया बात समझ में। यानी एक बिजनेस है, बिजनेस जिनका भी पैसा अपने पास रखता है वो लोग बिजनेस के क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, आओ 20 नंबर में बोला गया व्यवसाय के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द है, व्यय के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द है। अनदर टर्म यूज्ड फॉर एक्सपेंसेस इज, यानी एक्सपेंसेस को जो है एक और किस नाम से पुकारा जाता है, तो एक्सपेंसेस को एक और नाम से पुकारा जाता है एक्सपायर्ड कॉस्ट, यानी समाप्त लागत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहा जाता है उन्हें, एक्सपायर्ड कॉस्ट कहा जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है द्विपहलू अवधारणा पर आधारित व्यावसायिक लेनदेनों को अभिलेखित करने की विधि को क्या कहा जाता है। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, यानी एक बिजनेस पे जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शंस हैं उनसे डुअल कॉन्सेप्ट पे लिखना। कौन से कॉन्सेप्ट पे लिखना, डुअल कॉन्सेप्ट पे लिखना क्या कहलाता है, तो डुअल कॉन्सेप्ट पे लिखना डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, हाँ, माल उधार की खरीद दर्ज की जाती है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन, यानी अगर क्रेडिट में गुड्स आप परचेज करोगे तो उसको आप इन चारों में से किस में रिकॉर्ड करोगे, परचेज अकाउंट में, सेल अकाउंट में, कैश बुक में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जी, किस में रिकॉर्ड करोगे आप इसको, परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे। परचेज बुक क्या होता है, जहां हम लोग क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलो सेल्स बुक क्या होता है, जहां हम लोग क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल्स को। और कैश बुक कहाँ क्या होता है, जहां हम लोग कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक में किसको रिकॉर्ड करते हैं, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाता जा रहा हूं, अच्छा से याद रखिएगा। 23 नंबर पे बोला गया है लेखांकन के सिद्धांत सामान्यता आधारित है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किस पे बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है व्यवहारिकता पर, यानी प्रैक्टिकबिलिटी, यानी जो भी आप व्यवहार करोगे, यानी जो भी बिजनेस का आपका ट्रांजैक्शंस होगा, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, उसी ट्रांजैक्शंस के लिए क्या बना है, अकाउंटिंग हो सकता है। बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंटिंग होता है। ठीक है, चलो आओ आगे बोला गया है 24 नंबर क्वेश्चन पे, किस अवधारणा के अनुसार उन लेनदेनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है पुस्तकों में अभिलेखित किया जाना चाहिए। Which concept requires that those transactions which can be expressed in term of money should be recorded in the books of account। तो याद रखना जी, मौद्रिक मूल्यों पे व्यक्त किया जाना चाहिए बोल रहा है। किस मूल्य पे, मौद्रिक मूल्य, यानी कौन से टर्म पे, मनी के टर्म पे व्यक्त होना चाहिए, तो वो मनी मेजरमेंट होना चाहिए, यानी मुद्रा के माप में वो होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आओ 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं, इसका ऑप्शन नीचे है। देखो 25 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया आहरण खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है। बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड, यानी आपका जो भी ड्राइंग्स अकाउंट होता है, उस ड्राइंग्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो किस में ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। तो याद रखिए ये जो ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स इसको लास्ट में कहाँ दिखाया जाता है, इसको बैलेंस शीट में कैपिटल में जोड़ा जाता है, सॉरी बैलेंस शीट के कैपिटल में दिखाया जाता है। और बैलेंस शीट के कैपिटल में ड्राइंग्स को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। बैलेंस शीट में ड्राइंग्स को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। कैपिटल में ड्राइंग्स को क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, याद रखना। आइए 26 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है अदद व्ययों को किस वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है।
अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज इंक्लूडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी आपके बिजनेस पे जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आप उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं तो वो कौन से कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग दिखाते हैं? तो वो दिखाते हैं आप उपार्जन अवधारणा यानी एक्यूरल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग दिखाते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किस अवधारणा या सिद्धांत के अनुसार किया जाता है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज मेड ड्यू टू कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल ऑफ। यानी आपके पास जो भी बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है उसको आप किस कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग दिखाते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, आप इसको दिखाते हो आपका रूढ़िवादी सिद्धांत या सतर्कता की अवधारणा के अनुसार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे बोला गया है उपार्जन की अवधारणा से संबंधित है एक्यूरल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ। यानी जो एक्यूरल कॉन्सेप्ट होता है वो एक्यूरल कॉन्सेप्ट जो है वो किससे जो है एक्यूरल कॉन्सेप्ट आपका रिलेटेड होता है, ये पूछा। तो याद रखना एक्यूरल कॉन्सेप्ट होता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे, ठीक है। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर पे बोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयकर विभाग, इसको थोड़ा अच्छा से मैं समझा देता हूं। बोला गया है आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि होता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। यानी इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो है वो अकाउंटिंग पीरियड कब का होता है? तो याद रखना अकाउंटिंग इनकम टैक्स का अकाउंटिंग ईयर बोले या आपको फाइनेंशियल ईयर बोले, कौन सा ईयर बोले? फाइनेंशियल ईयर्स, जिसका मतलब होता है वित्तीय ईयर, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है, वित्तीय वर्ष। तो हमको पता है वित्तीय वर्ष जो है वो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से, ठीक है, और क्लोजिंग होता है आपका 31 मार्च पे, ठीक है। और एक और ईयर होता है आपका कैलेंडर ईयर। कौन सा ईयर जी? कैलेंडर ईयर। जैसे कि जो महीना चलता है नॉर्मल, तो कैलेंडर ईयर जो है वो स्टार्ट होता है आपका 1 जनवरी से और कैलेंडर ईयर जो है वो क्लोजिंग हो जाता है आपका 31 दिसंबर से, 31 दिसंबर, ठीक है। जैसे अभी 1 जनवरी आने वाला है तो एक साल कंप्लीट, 31 दिसंबर आने वाला है तो एक साल ये 2021 आपका खत्म हो जाएगा और 1 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ एक फाइन अकाउंट यहाँ पूछा गया है इनकम टैक्स ईयर ना, तो ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? चलो आओ एक एक क्वेश्चन समझाते जा रहे हैं, थोड़ा टाइम भले ही लगे लेकिन अच्छा से समझना। बोला गया है किस अवधारणा के अनुसार प्रति वर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिए? बोला गया है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी फॉलोड ईच ईयर। मतलब एक ही जैसा अकाउंटिंग ईयर्स को जो है वो हर साल बनाना चाहिए। तो वो होता है कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल, यानी एक रूपता का सिद्धांत। कंसिस्टेंसी हमेशा एक जैसा रहेगा तो वो क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे बोला गया है दोहरा लेखांकन प्रणाली का जन्म हुआ था। डबल एंट्री सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू, अभी मैंने बताया था अमेरिका में हुआ था, इंडिया में हुआ था, इटली में हुआ था या फ्रांस में हुआ था? तो कहाँ हुआ था जी? इटली में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? लूका पेसियोली के द्वारा। कब किया गया था? 1494 को। ये सब जरूर याद रखना, पूछता है ये सब, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है दोहरा लेखांकन प्रणाली से आशय है डबल एंट्री सिस्टम मीन्स। डबल एंट्री सिस्टम्स का मतलब होता है कि आप एक ही ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में, एक ही ट्रांजैक्शंस को आप 2 साइड में लिखते हो। यानी बिजनेस का अगर एक ट्रांजैक्शन है तो आप उस ट्रांजैक्शंस को 2 एंट्री में उसका एंट्री बनाते हो। एक आप उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हो, किस साइड? डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हो, और एक आप उसको रिकॉर्ड करते हो क्रेडिट साइड, ठीक है। यही आपका क्या कहलाता है? डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम का राइट आंसर है डी नंबर। एक व्यवहार के 2 पक्षों में प्रविष्टि, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ वन ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन को दोनों साइड में लिखना, ठीक है। चलो आओ आगे बोला गया है 33 नंबर क्वेश्चन पे बैंक में जमा नकद के लिए डेबिट होगा। बोला गया है फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक डेबिटेड विल बी। यानी अगर आप बैंक में कैश जमा करते हैं तो किस अकाउंट को डेबिट करोगे? तो जर्नल बनाओ, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा इसका? तो जर्नल एंट्री बनेगा इसका बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही जर्नल बनेगा। तो इसी जर्नल के लिए ही तो पूछा गया है ना कि किसे डेबिट किया जाता है, तो किसी डेबिट करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट। तो इसका राइट आंसर होगा बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो आई बात समझ में। 34 नंबर क्वेश्चन बोला गया है मूल प्रलेख की विशेषता है, फीचर्स ऑफ सोर्सेस डॉक्यूमेंट्स आर। हम सबको पता है जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है वोचर। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, वोचर्स। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है रिसिप्ट्स, यानी एक बिजनेस का जो ट्रांजैक्शंस हुआ है उन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए वो क्या होता है, एविडेंस होता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन बी में बोला बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक ऑफ ऑडिट, बिल्कुल सही। डिटेल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल सही। तो तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तीनों इसका फीचर्स है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर भी बोला गया है 35 में एक तलपट तैयार किया जाता है, ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय। ट्रायल बैलेंस बोला गया है क्या टोटल मेथड से तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही। बैलेंस मेथड से तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही। हम सभी को पता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने का कितना मेथड्स होता है, 3 मेथड्स। एक होता है टोटल मेथड्स, एक होता है बैलेंस मेथड, और एक होता है आपका टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल कम बैलेंस मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ टोटल मेथड भी होता है, बैलेंस मेथड भी होता है, दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आओ आगे। 36 नंबर पे बोला एक ग्राहक को ... भेजा जाता है जब वह माल वापस करता है। यानी अगर आप किसी को कोई गुड्स सेल किए थे, ठीक है, सेल किए थे, अब आपका जो कस्टमर है वो आपका गुड्स आपको रिटर्न कर रहा है, तो आप इसको क्या भेजोगे, डेबिट नोट्स दोगे, क्रेडिट नोट्स दोगे, इनवॉइस दोगे, या नन ऑफ दिस। तो याद रखना क्या देते हैं उसको, आप क्रेडिट नोट्स देते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आओ 37 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है विक्रय बाही में प्रविष्टि के अभिलेखन के लिए प्रयोग की जाने वाला मूल प्रलेख या प्रमाणक है। बोला गया है द सोर्सेस डॉक्यूमेंट और वोचर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल्स बुक। यानी अगर आप कोई भी गुड्स को अगर सेल करते हो तो उसका जो वोचर या जो डॉक्यूमेंट होता है उसको आप किस नाम से सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हो, तो आप उसको दिखाते हो इनवॉइस सेंट। याद कैसे रहेगा, अरे भाई एकदम सिंपल है। आप गुड्स को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। सेल कर रहे हो तो आपका क्या होगा, जो इनवॉइस होगा यानी आपका जो रसीद होगा वो चला जाएगा, तो इनवॉइस सेंट होगा वो। ठीक है, अगर बोलता कि आप परचेज कर रहे हो तो आपको क्या होता, अगर मान लो आप गुड्स कहीं से परचेज करते, परचेज, तो आपके लिए क्या होता, वो इनवॉइस रिसीव होता। इनवॉइस रिसीव होता। तो इनवॉइस तब रिसीव होगा, जैसे ए पे बोला इनवॉइस रिसीव, ये तब होता जब आप परचेज करते। क्लियर है, आया समझ में। अब मान लो आप अगर किसी को गुड्स सेल किए थे और वो आपको गुड्स दे देगा वापस, तो आप उसको क्या दोगे, आप उसको दोगे आपका क्रेडिट नोट्स, और परचेज के बदले क्या होता है जी, वापस डेबिट नोट्स। ठीक है, याद रखना ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड करते हैं। 38 नंबर पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन द्विपक्षीय अवधारणा का अनुसरण नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट फॉलो डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। दोहरा लेखांकन प्रणाली को जो है ये सही नहीं मानता, तो इसका राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। राइट आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर। यानी डिक्रीज इन वन एसेस्ट डिक्रीज इन अनदर एसेस्ट, यानी अगर एक एसेस्ट घटता है तो दूसरे एसेस्ट घट जाए, नहीं, क्योंकि अगर एक एसेस्ट घटता है और दूसरा एसेस्ट भी घटता है तो ये तो सेम साइड एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम को नहीं ना फॉलो करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ये फॉलो नहीं करता है। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 39 पे बोला गया है मुआवजे की त्रुटि समझौते को प्रभावित करती है, एरर्स ऑफ कंपनसेशन इफेक्ट द फॉलोइंग एग्रीमेंट। ना तो बैलेंस शीट करता है, ना ट्रायल बैलेंस करता है, ना ई दोनों से कोई नहीं करता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन, अब इंग्लिश में इसको जरा पढ़ के समझाते हैं। बोला गया एन मशीन वाज परचेज्ड फॉर ₹6,60,000। आप जो हैं एक मशीन खरीदे, क्या खरीदे, एक मशीन खरीदे। उस मशीन का जो कॉस्ट है यानी उस मशीन का जो लागत है वो आपको 6,60,000 रुपया मशीन के लिए आपको पड़ा। बोला गया है वाज पेड ₹1,20,000 और आपने उसके लिए 1,20,000 रुपया पे कर दिया।
कितना दे दिया आपने, 1,20,000 मशीन के लिए पेड कर दिया, ठीक है। फॉर द बैलेंस अमाउंट ए बिल वाज एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज, और जो पैसा बाकी है उसके लिए आप उसको बिल से पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में हमको बोल क्या रहा है, यहाँ बोल रहा है फिक्स एसेस्ट विल बी, तो बोल रहा है कि बताओ फिक्स एसेस्ट कितना रुपया का है। तो सर फिक्स एसेस्ट जो खरीदे हैं उसका कॉस्ट कितना है, 6,60,000, तो गुड्स का कॉस्ट 6,60,000 ही होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। इसके तुरंत बाद मैं आप लोगों को सेट 2 का वीडियोज और बाकी सब्जेक्ट्स का वीडियोज भी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर।